डेली 10 बजे का जो डोज़ है उसके अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि आज आपके न्यूज़ जो चैनल्स हैं उसमें भी छाया रहा होगा, वो जाति का मुद्दा था। हालांकि आज का ये प्रश्न अलग परिप्रेक्ष्य में है। आज जो मुद्दा उठा वो राजनीतिक ज़्यादा है। अग्निपथ योजना से संबंधित जो जाति का जो आज जहरीला मुद्दा, क्योंकि कभी कभी ये डिब्बे में बंद रहता है, ऐसे कोई ये जिन्न है, डिब्बे में बंद कर दिया गया, और कभी कभी जब वो जिन्न बाहर निकलता है तो पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देता है। एक सिविल वार की तरफ ये देश जाता नज़र आता है। इस तरीके का माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है। इससे निश्चित रूप से कुछ लोगों को, कुछ राजनीतिक दलों को लाभ या हानि हो सकती है, लेकिन अंततः जो लाभार्थी हैं या फिर गैर लाभार्थी जो आम नागरिक हैं उनको इससे नुकसान ही होता है, कोई बड़ा फ़ायदा नज़र नहीं आता है। ऐसे समय में जब देश प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, सरकारी नौकरियों की संख्या कम होती जा रही है और लाभार्थियों की संख्या वो अब जाति आधारित न होकर अब धन आधारित, जो आर्थिक स्थिति है लोगों की, वो खराब होती जा रही है, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो। तो ऐसे समय में भी अगर जाति का मुद्दा अगर जोर पकड़ता है तो ये निश्चित रूप से विशुद्ध राजनीति है और कुछ नहीं है। अन्यथा तो वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं, सर्व समावेशी विकास की बात होनी चाहिए, सबका साथ सबके विकास की बात होनी चाहिए, लेकिन अंततः वही जाकर के सारी चीज़ें अटक जाती हैं जो कभी 80 या 70 के दशक में पिछड़े भारत के समय रहा करती थी। तो आज का जो प्रश्न है, अधिक समावेशी और सकारात्मक कार्रवाई के लिए भारत में पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए इसमें, इससे जुड़े सारे मुद्दे, विशेषकर बिहार आदि जो राज्य हैं जहां पर जातिगत जनगणना कराने जाने की पेशकश की गई है और बात की जा रही है लगातार। उत्तर प्रदेश में भी एक पार्टी के द्वारा चुनाव जीतने के बाद जातिगत जनगणना का दावा किया गया था, वादा किया गया था। आइए जानते हैं इसके परिप्रेक्ष्य क्या हैं, इन एंड आउट्स क्या हैं। तो कई राजनीतिक दल सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और ओबीसी की गणना के लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराए जाने पर जोर दे रहे हैं, और वो कौन से राजनीतिक दल हैं वो छिपा नहीं है आपसे। जाति आधारित दलों का क्या तर्क है कि यद्यपि मंडल आयोग के अनुमान के अनुसार देश में ओबीसी जनसंख्या 52% है, किंतु विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में पिछड़े वर्ग, उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से वे वंचित हो रहे हैं। अर्थात उन तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, वो कार्यक्रम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये तर्क है, लेकिन ये तो तर्क है, इसके पीछे कोई आंकड़ा नहीं है, एक अनुमान है। कुल मिलाकर के साधना अपने राजनीतिक हितों को ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि राजनीतिक हितों को साधने में भी लोगों का कल्याण निहित होता है, लेकिन ये कल्याण वास्तव में होना चाहिए। लेकिन पिछले अगर 70-75 वर्षों का इतिहास देखें तो कभी भी जातिगत राजनीति बहुत ज़्यादा किसी वर्ग विशेष का कल्याण करने में, अगर एक दो पार्टियों का या एक दो दलों या एक दो आंदोलनों को छोड़ दिया जाए तो प्रभावित करने में नाकाम से रही हैं। अगर ऐसा न होता तो आज भी ऐसे कई जातियां और जनजातियां हैं जो आरक्षण के लाभ से बहुत दूर हैं, जो सरकारी विभागों, सरकारी योजनाओं, यहाँ तक कि सरकारी जो कार्यक्रम 50 वर्षों से चलाए जा रहे हैं, आज राशन कार्ड बहुत सारे लोगों का नहीं बना है, आपको भरोसा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का घर नहीं है, उनकी उनकी पहचान नहीं है, इस देश में रह रहे हैं। तो ये एक बड़ा संकट है जिसका अध्ययन आवश्यक है। इनका कैसे कल्याण हो, जब तक महात्मा गांधी की तरह जो उन्होंने कहा था कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है सबसे पहले उसका कल्याण होना चाहिए, अंत्योदय की बात की कही थी उन्होंने। तो जब तक अंत्योदय तक हमारा जो लक्ष्य है वो नहीं पहुंचेगा, जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का हम कल्याण नहीं करेंगे, तब तक देश का वास्तविक रूप से विकास नहीं हो सकता है। भले ही लोग तरक्की कर जाएं, कुछ लोग अंबानी अडानी जैसे, या फिर कुछ विशेष वर्ग जैसे, या विशेष जाति, या विशेष संप्रदाय, या विशेष कुल, या विशेष उद्योग से जुड़े लोग, या विशेष राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग ये विकास कर जाएं, लेकिन
जो लोकतंत्र का वास्तव में लोक कल्याण का लक्ष्य है वो पूरा होता नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जाति आधारित दलों का क्या तर्क है कि यद्यपि मंडल आयोग के अनुमान के अनुसार देश में ओबीसी जनसंख्या 52% है, किंतु विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में पिछड़े वर्ग उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से ये वंचित हो रहे हैं। भारत में दशकीय जनगणना भारत के जनगणना आयुक्त द्वारा भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जाती है। प्रमुख बिंदु, राज्य के पास जनगणना करने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, जनगणना ये केंद्र अर्थात जो संघ सूची का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, राज्य कल्याणकारी योजनाओं या अन्य उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़े या निवासियों के संख्या जो है एकत्र कर सकती है, ये राज्यों को अधिकार है। राज्य यह कार्रवाई या तो मौजूदा राज्य कानून और नियमों के तहत कर सकते हैं या राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 अर्थात समवर्ती सूची की प्रविष्टि 45 के तहत नया कानून बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा 2017 में की गई सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का उपयोग करने की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यह लाभार्थियों की पहचान करने और सामाजिक योजनाओं के लिए धन के हस्तांतरण में मदद करेगा। एक बात बता दूं कि इसका ये जो डेली का डोज है, इसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। आप डेली इसको अगर अभी तक नहीं देख पाए हैं तो देख लें। ये सभी मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा में संभावित हैं, ये आ सकते हैं, चाहे यूपीएससी दे रहे हों चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हों। तो इसका उद्देश्य जाति समूहों के अनदेखे पहलुओं और संसाधनों में उनके हिस्से को सामने लाना है कि कितना उनको हिस्सा प्राप्त हुआ है, कितने वंचित रह गए हैं। ओबीसी समूहों का उपवर्गीकरण की बात करें, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज की, तो केंद्र सरकार के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण के लिए ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण या श्रेणियां बनाने का तर्क यह है, ये पिछले दिनों ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था, आपको पता होगा। तो तर्क यह है कि यह सभी ओबीसी समुदायों के बीच प्रतिनिधित्व का समान वितरण सुनिश्चित करेगा, अर्थात जिनको ज़्यादा आवश्यकता है उपवर्गीकरण को करके उनको ज़्यादा मौका दिया जाए, ज़्यादा अवसर दिया जाए। जिनको कम है, जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, अभी काफ़ी लोग हो गए हैं, तो उनको कम कर दिया जाए। कुल मिला के बात यह है। इसके लिए 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा। रोहिणी आयोग के गठन से पहले केंद्र ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था। रोहिणी आयोग के विचारार्थ क्या विषय रखे गए थे, तो केंद्रीय सूची में शामिल ऐसे वर्गों के संदर्भ में ओबीसी की व्यापक श्रेणी में शामिल जातियां या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा की जांच करना, जिसका हमने अभी जिक्र किया पहले। ऐसे ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तंत्र, मानदंड और पैरामीटर क्या हों मापन के, कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है कि नहीं है, ये कितने पिछड़े हैं, कौन कितना अगड़ा हो गया है, या किसको अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए पैरामीटर, तंत्र और मानदंड विकसित करना, एक तैयार करना एक बड़ी चुनौती भी है। ओबीसी की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों या समुदायों या उपजातियों या समानार्थक शब्दों की पहचान करने और उन्हें उनकी संबंधित उप श्रेणियों में वर्गीकृत करने की कवायद शुरू करना, ये एक महत्वपूर्ण काम था इस आयोग का। और ओबीसी की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना और किसी भी दोहराव, अस्पष्टता, विसंगतियों और वर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटियों के सुधार की सिफारिश करना, ये सभी रोहिणी आयोग के विचारार्थ विषय थे। अच्छा, इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं जाति आधारित जनगणना के, जो आशंका व्यक्त की जा रही है? तो जाति में एक भावनात्मक तत्व निहित होता है और इस प्रकार जाति आधारित जनगणना के राजनीतिक व सामाजिक दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। समाज बढ़ सकता है, विलगाव हो सकता है, वैमनस्य बढ़ सकता है, जो कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, बंधुता के लिए खतरा है। ऐसी आशंकाएं प्रकट होती रही हैं कि जाति संबंधित गणना से उनकी पहचान की सुदृढ़ता या कठोरता को मदद मिल सकती है। इन दुष्प्रभावों के कारण ही सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के लगभग 1 दशक बाद भी इसके आंकड़े के बड़े अंश अप्रकाशित रहे हैं या केवल अंशों में ही जारी किए गए हैं, जिसकी आलोचना तमाम विपक्षी दल, खास करके जाति आधारित राजनीति करने वाले दलों के द्वारा की जाती रही है।
जाति संदर्भ विशिष्ट होती है। जाति कभी भी भारत में वर्ग या वंचना का छद्म रूप नहीं रही। यह एक विशिष्ट प्रकार के अंतर्निहित भेदभाव का गठन करती है जो प्रायः वर्ग के भी पार चला जाता है। जैसे दलित उपनाम वाले लोगों को नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने की संभावना कम होती है, भले ही उनकी योग्यता उच्च जाति के उम्मीदवार से बेहतर हो। और यही कारण है कि इनको आरक्षण दिया जाता है ताकि इनको आगे आने का अवसर मिल सके। जमींदारों द्वारा उन्हें पट्टेदारों के रूप में स्वीकार किए जाने की संभावना भी कम होती है, इसीलिए इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। एक पढ़े लिखे संपन्न दलित व्यक्ति से विवाह अभी भी उच्च जाति के महिलाओं के परिवारों में हिंसक प्रतिशोध को जन्म देता है, जो कि हमेशा एक ज्वलंत मुद्दा भी बना रहता है। हालांकि इसके भी बहुत सारे पक्ष और विपक्ष में बातें हैं। तमाम ऐसी जो पिछड़ी जातियां भी हैं, जो अपने से पिछड़ी जातियां जिनको समझती हैं उनमें अपने बेटियों का या अपने यहाँ से संबंध नहीं रखना चाहती हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा, व्यापक मुद्दा है। आगे की राह अगर बात करें तो एक जाति जनगणना जाति विहीन समाज के लक्ष्य के लिए भले ही अनुकूल न हो, लेकिन यह समाज में असमानताओं को दूर करने के साधन के रूप में काम कर सकती है। जात के आंकड़े न केवल इस सवाल पर स्वतंत्र शोध करने में सक्षम होंगे कि सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता किसे है और किसे नहीं है, कौन योग्य है कौन नहीं है, किसको आरक्षण मिलना चाहिए किसे नहीं मिलना चाहिए, बल्कि यह आरक्षण की प्रभावशीलता में भी वृद्धि लाएगा। आरक्षण मिल तो रहा है लगातार, लेकिन ऐसा आरोप, ऐसा हमेशा आक्षेप या सामने भी आता रहा है कि एक ही परिवार के लोग या कुछ ही सीमित, जैसे कि एससी में बहुत सारी जातियां, लेकिन कुछ सीमित जातियों को ही उसका लाभ मिल रहा है। ओबीसी में कई जातियां हैं, लेकिन कुछ सीमित जातियों को ही बार बार उसका लाभ मिल रहा है। तो ये भी तो गलत है, ये भी एक प्रकार से अन्याय है उनके साथ। जिनको नहीं मिल पा रहा है उनको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए, जो कि आरक्षण का मूल विचार है। निष्पक्ष डेटा और उसके बाद के शोध सबसे पिछड़े वर्गों के उत्थान के वास्तविक प्रयासों को जाति व वर्ग की राजनीति से बचा सकते हैं, तथा यह उन दोनों पक्षों के लोगों के लिए सही सूचना के स्रोत हो सकते हैं जो आरक्षण के पक्ष या उसके विपक्ष में हैं। आरक्षण का प्रावधान, हाँ, तब अभी क्या है कि बिना डाटा के लोग बहस करते हैं, जब डाटा हो जाएगा तो बहस करना सार्थक होगा, है ना। आरक्षण का प्रावधान नहीं बल्कि आरक्षण का दुरुपयोग हमारे समाज में विभाजन पैदा करता है अंततः। तो ये एक ज्वलंत मुद्दा है। इस पे जब भी आप अपनी बात रखेंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों को रखेंगे, अंत में बैलेंस करेंगे इसको और अच्छी संभावना के साथ ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।